गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप सभी लोग? एकदम बढ़िया। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। आज का न्यू टॉपिक स्टाइकियोकेमिस्ट्री एंड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टाइकियोकेमिस्ट्री। तो स्टाइकियोकेमिस्ट्री क्या होता है और इसके बेसिस पर किस टाइप की कैलकुलेशन हमें करनी है, आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर आपने एम्पिरिकल फॉर्मूले के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूले के अंदर हमने मास परसेंटेज भी सीखा था निकालना, मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फॉर्मूले में क्या रिलेशन है वो भी हमने सीखा था। साथ में अगर कोई एक फॉर्मूला आपको कुछ परसेंटेज क्वांटिटी के अंदर एटम्स दे देते हैं, एलिमेंट दे देते हैं, तो आपको उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला किस टाइप से फाइंड करना है ये भी हमने सीखा था। उसके बाद में हमने बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन सीखी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई थिंक द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन आप सभी लोगों को आ गई होगी, जो मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों ने कर लिया होगा। तो चलिए हम आज स्टार्ट करेंगे बच्चों, स्टाइकियोकेमिस्ट्री एंड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टाइकियोकेमिस्ट्री। सो आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब केमिस्ट्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर केमिस्ट्री पाठशाला के यूट्यूब वीडियो लेक्चर पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं हूं मुकेश पूर्वा, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टाइकियोकेमिस्ट्री। तो स्टाइकियोकेमिस्ट्री क्या है बच्चों? स्टाइकियोकेमिस्ट्री इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की रिलेशनशिप है। किस बेसिस की रिलेशनशिप है? ये है रिएक्टेंट्स के मोल्स और प्रोडक्ट के मोल्स, उसके बीच की रिलेशनशिप है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे रिएक्टेंट, यहाँ मैंने लिख दिया प्रोडक्ट। तो केमिकल इक्वेशन में आप लोगों को पता होती है कि रिएक्टेंट्स कुछ कंपाउंड्स होते हैं, आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। और जो आपस में रिएक्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिएक्टेंट बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम रिएक्टेंट को लिखते हैं, राइट हैंड साइड के अंदर हम प्रोडक्ट को लिखते हैं। ये आप सभी लोगों को पता होगा, दीज आर द बेसिक थिंग। तो स्टेरियोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो रिएक्टेंट है ना, उनके मोल्स और प्रोडक्ट के जो मोल्स है उनमें क्या रिलेशन है, उनमें क्या संबंध है दोनों में। और हम पढ़ने वाले हैं कि जो रिएक्टेंट्स के वॉल्यूम है ना, रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम, प्रोडक्ट का वॉल्यूम, इसके दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स, इनके बीच में क्या रिलेशन है। इन सबको हम किस में पढ़ते हैं? स्टाइकियोकेमिस्ट्री के पॉइंट के अंदर पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो यही सारा इसमें लिखा हुआ है, व्हेन वी राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो स्टाइकियोकेमिस्ट्री को फाइंड करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी चाहिए। वो भी कैसी लिखनी है बच्चों? बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे करते हैं, आप लोगों ने 9th क्लास से ये सब सीखते आए हैं, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर भी आप लोग देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन को समझाया है। और बहुत सारे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी दिए थे मैंने करने के लिए, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। तो स्टाइकियोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है बच्चों? ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू मेजर द एलिमेंट, टू मेजर द एलिमेंट। तो एलिमेंट को मेजर करना। द कोफिशिएंट ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस अलोंग विद द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस कन्वेड बाय इज इन गिवन बिलो। एक केमिकल इक्वेशन दे रखी है और केमिकल इक्वेशंस में उसके नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं बच्चों, उसका ग्राम के अंदर उसकी क्वांटिटी दे रखी है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन है, ये इस एक सिंपल केमिकल इक्वेशन से आप लोगों को बताया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इज ए कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव कैल्शियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। दिस इज द केमिकल इक्वेशन। ये एक केमिकल इक्वेशन है बच्चों। तो इस केमिकल इक्वेशन के अंदर यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है CaCO3, इसका मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों? 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। द मीनिंग ऑफ दिस केमिकल इक्वेशन इज 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे 2 लिखा है ना बेटा, 2 का मतलब है यहाँ पे HCl के 2 मोलिक्यूल। यहाँ हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 2 मोल ऑफ HCl। 2 मोल ऑफ HCl का मतलब अगर मैं नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स फाइंड करता हूं तो कितने हो जाएंगे बेटा मेरे पास में? 2 इंटू 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। किसके बेटा? HCl के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। क्यों? क्या मैंने लिखा है यहाँ पे? 2 मोल लिखा है। तो मोल के अंदर क्या होती है बेटा? एवोगाड्रो नंबर, ये एवोगाड्रो नंबर, और ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स HCl के निकालना है 2,
HCl के अंदर तो कितने हो जाएंगे 2 इंटू अवोगाड्रो नंबर। इसी टाइप से कैल्शियम कार्बोनेट के आगे कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब ये क्या है 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। देन H2O, तो H2O भी कितना है 1 मोल है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनी है वो भी कितनी बनी है हमारे पास में 1 मोल बनी है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका अगर मैं ग्राम मोलिकुलर मास निकालता हूँ, ये मोलिक्यूल है ना, तो ग्राम मोलिकुलर मास निकालता हूँ या मोलिकुलर मास इन ग्राम में मैं निकालता हूँ, तो कैसे निकालूंगा, इसका कैल्शियम का यूनिफाइड मास कितना है बेटा 40 है, देन कार्बन का 12, देन ऑक्सीजन का 16 को इससे 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ऑक्सीजन कितने हैं 3 है। तो ऐसे करेंगे तो इसका क्या मिल जाएगा मेरे को, मोलिकुलर मास मिल जाएगा। मोलिकुलर मास किस में फाइंड किया मैंने बेटा, ग्राम के अंदर फाइंड किया, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फाइंड करते हैं तो 100 ग्राम आता है। इसी टाइप से HCl का फाइंड करते हैं, HCl में हाइड्रोजन का 1 है और क्लोरीन का 35.5 है, तो अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ और मल्टीप्लाई बाई 2 करता हूँ तो मेरे पास में क्या आएगी वैल्यू 73 ग्राम। इसी टाइप से कैल्शियम क्लोराइड के लिए कर लेते हैं। कैल्शियम के लिए अभी हमने सीखा था 40 होता है, देन क्लोरीन के लिए 35.5 होता है। क्लोरीन कितने हैं, 2 क्लोरीन है, तो 2 इंटू क्या करेंगे हम 35.5 कर देंगे। तो कैल्शियम क्लोराइड का मोलिकुलर मास कितना आने वाला है 111 ग्राम। इसी टाइप से अगर हम वाटर का देखते हैं, वाटर का मोलिकुलर मास फाइंड करते हैं तो वाटर के लिए आएगा 18 ग्राम। इसी टाइप से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मोलिकुलर मास आ जाएगा बेटा 44 ग्राम। यहाँ पे देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये सॉलिड नेचर में ये सॉलिड है। HCl ये लिक्विड, कैल्शियम क्लोराइड बनता है ये सॉलिड बनता है। H2O होता है ये लिक्विड फॉर्म है, और CO2 है ना ये गैस फॉर्म है। तो केमिकल इक्वेशन जब भी हम लिखते हैं ना तो इसकी फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं, आप लोगों ने 10th क्लास में ऐसा सीखा होगा। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसकी फिजिकल स्टेट क्या है बेटा, गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होती है, गैस फॉर्म में। तो गैस फॉर्म में है तो इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। गैस का क्या होता है, वॉल्यूम होता है। और आप लोगों को पता होगा 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस is equal to 22.4 liter of that gas, of that gas 8 STP, 8 STP। किसी भी गैस का एक मोल किसके बराबर होगा, किसी भी गैस ले लो, मतलब चाहे ऑक्सीजन लो, चाहे हाइड्रोजन लो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड लो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड लो, चाहे ओजोन गैस लो, किसी भी गैस का एक मोल किसके बराबर होगा 22.4 लीटर ऑफ दैट गैस एट STP। अगर एक मोल गैस का, कोई भी गैस हो, उसका अगर मैं वॉल्यूम फाइंड करना चाहता हूं तो उस गैस का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर होता है। ये फिक्स है बेटा। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं। एवोगाड्रो नंबर मतलब Na के बराबर होते हैं, और ये एवोगाड्रो नंबर है, इसके बराबर होते हैं एक मोल के अंदर। आप लोगों ने ये सीखा है। इसी टाइप से किसी भी गैस का एक मोल किसके बराबर होता है, NTP के ऊपर 22.4 लीटर गैस के बराबर होता है। ये बात आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम कितना है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्वांटिटी कितनी है 1 मोल है, तो 1 मोल के अंदर कितना लिख दूंगा मैं 22.4 लीटर 8 STP। यहाँ पे STP का मैं मीनिंग बता देता हूँ बच्चों। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ STP? STP इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है बेटा, कौन सा स्टैंडर्ड टेम्परेचर है और कौन सा स्टैंडर्ड प्रेशर है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हम लेते हैं बेटा 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम ले लेंगे, और जो प्रेशर होता है वो हम क्या ले लेंगे 1 एटमॉस्फेयर ले लेंगे, तब जाके ये इसके एक मोल के अंदर 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा। तो इस पूरी इक्वेशन का मीनिंग यही है जो अभी मैंने बता दिया कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम carbonate, that is 100 gram of calcium carbonate, react with 73 gram of HCl acid, hydrochloric acid, to gives us 111 gram of calcium chloride and 18 gram of water along with 44 gram of carbon dioxide gas। ये इक्वेशन का ये मीनिंग है। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन का मीनिंग है यहाँ पे। अब देखो आप लोगों ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर, पढ़ा है ना, और एक और आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये भी आपने पढ़ा है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर हमने ये पढ़ा था
कि जो रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है ना, रिएक्टेंट का टोटल मास किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होता है। तो रिएक्टेंट का टोटल मास है 100 प्लस 73, तो कितना हो गया बेटा, 173 ग्राम हो गया। इसी टाइप से ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का मास भी फाइंड कर लो, 111 प्लस 18 प्लस 44, तो इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 173 आएगा। तो मतलब देखो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर राइट हैंड साइड के अंदर ग्रामों के अंदर क्वांटिटी बराबर है ना। तो ये देखो ये केमिकल इक्वेशन कैसी है बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे ना तभी इस टाइप की वैल्यू हमें मिलेगी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर और राइट हैंड साइड के अंदर जो ग्रामों में क्वांटिटी है या वॉल्यूम है जो क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। तो ये सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। अब हम किस टाइप से कैलकुलेशन करें, अब आया हमारा कैलकुलेशन का पार्ट। ये तो अभी हमने सीख लिया है ये स्टाइकोमेट्री किस टाइप से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए लिखते हैं। अब देखो बेटा स्टाइकोमेट्री के अंदर एक स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी होता है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है मैं वो भी बता देता हूँ। किसी भी रिएक्टेंट में या किसी भी प्रोडक्ट में जो आगे नंबर लिखे हुए होते हैं ना बेटा, जो आगे नंबर लिखे हुए होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो केमिकल इक्वेशन के अंदर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसके आगे जितने नंबर लिखे हुए होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के लिए आगे 1 लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब 1 है, तो इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। HCl के लिए स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। कैल्शियम क्लोराइड के लिए स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। H2O के लिए स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो ये सारा इसमें लिखा हुआ है। अब किस टाइप से हमें कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन के लिए हमें 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन आपको दे दे सबसे पहले उसको कर लो बैलेंस। फर्स्ट वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट टू find the quantity of product as well as reactant। किसी भी reactant की या product की हमें quantity पता करनी है स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट से। तो हम कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले इसकी क्या लिख लो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप, राइट डाउन द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स और द रिलेटिव मास। रिलेटिव मास किस में लिखना है, ग्राम एटॉमिक मास के अंदर लिखना। अगर एटम है तो उसका हम क्या लिखेंगे, ग्राम एटॉमिक मास लिखेंगे। और अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसका हम क्या लिखेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे ग्राम के अंदर, ठीक है। ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिलो देयर फॉर्मूला, जो उनका फॉर्मूला दे रखा है ना उसके नीचे उसका ग्राम एटॉमिक मास में लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखो। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन कर ली। बैलेंस करने के बाद में इसके नंबर ऑफ मोल्स लिख दिए हमने। नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखेंगे, इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को देख के नंबर ऑफ मोल्स लिख देंगे। अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ तो 1 मोल हो जाएगा, 2 लिखा हुआ तो 2 मोल हो जाएगा, 3 लिखा हुआ तो 3 मोल हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसका नंबर ऑफ मोल्स भी लिख देंगे। इसके बाद में हम क्या देखेंगे बेटा, अगर कोई भी रिएक्टेंट के अंदर गैस है या प्रोडक्ट के अंदर गैस है तो उसके नीचे हम क्या लिख देंगे, अगर 1 मोल है ना क्वांटिटी गैस की, अगर 1 मोल क्वांटिटी है तो हम क्या लिख देंगे बेटा, 22.4 लीटर। अगर 2 मोल हो गैस की क्वांटिटी तो हम कितना लिख देंगे, वॉल्यूम कितना लिखेंगे, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। if we have 2 mole of gas in any gas, whether it is a reactant side or whether it is product side, किसी भी साइड में हो, चाहे वो रिएक्टेंट की साइड में हो चाहे प्रोडक्ट की साइड में हो, अगर हमारे पास में 2 मोल गैस है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा वो बताओ। तो वॉल्यूम हो जाएगा बेटा 2 इंटू 22.4 लीटर, इसका मतलब 44.8 लीटर वॉल्यूम हो जाएगा उसका, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये लिखना है हमें। उसके बाद में हमें क्या करना है, अप्लाई यूनिटरी मेथड टू मेक द रिक्वायर कैलकुलेशन। उसके बाद में हमें यूनिटरी मेथड यूज करना है। यूनिटरी मेथड आपने 5th क्लास से मैथ में आप लोग सीख के आए हो, किस टाइप से हम कैलकुलेट करते हैं यूनिटरी मेथड से। तो चलिए एक एग्जांपल देते हैं और एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ साथ में अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो जल्दी से आप अपने नोटबुक के अंदर भी इसका आंसर निकाल के चैट बॉक्स में लिख दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में बेटा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, ग्राम के अंदर, जी लिखा हुआ ना इसका मतलब ग्राम के अंदर फाइंड करना है। प्रोड्यूस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 बाय द कंबस्टन, यहाँ पे कंबस्टन होगा बेटा, यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ही है, यहाँ पे लिखना है कंबस्टन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, यहाँ पे लिखना है कंबस्टन CUM, कंबस्टन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। अगर हम 16 ग्राम मीथेन को अगर हम बर्न करते ना बेटा तो कितने अमाउंट में हमें वाटर मिलेगा, अमाउंट कितना होगा वाटर का।
तो केमिकल इक्वेशन आपको समझ में आनी चाहिए, और समझ में आने के बाद में आपको लिखनी भी आनी चाहिए, तब जाके काम बनेगा बेटा। सबसे पहले बात तो है केमिकल इक्वेशन आपको समझ में आनी चाहिए, क्या लिखा हुआ उसमें, क्या पूछा है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको लिखना आना चाहिए। जब आपको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको लिखना आ जाएगा, तब जाके आप उसको कैलकुलेट कर पाओगे। तो जैसा इसमें लिखा हुआ है कि मीथेन गैस है ना, वो क्या हो रही है बेटा, कंबस्टन का मतलब भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए। कंबस्टन का मतलब होता है बर्निंग ऑफ मीथेन गैस। कंबस्टन का मतलब क्या होता है बेटा, बर्निंग। और इसका मतलब क्या है बेटा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, ये कंबस्टन का मतलब है। अब यहाँ पे हमने लिया है मीथेन गैस लिया है, और इसकी रिएक्शन करवानी है हमें ऑक्सीजन से, क्योंकि हमने क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है, कंबस्टन ऑफ मीथेन गैस। तो कंबस्टन ऑफ मीथेन गैस को हम ऐसे लिखेंगे, CH4। मीथेन गैस का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए पहले से ही, CH4 प्लस H प्लस ऑक्सीजन। तो CH4 जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है तो हमारे पास में क्या बनता है बेटा, हमारे पास में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये लिख दिया मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्लस क्या बनेगा मेरे पास में, वाटर मॉलिक्यूल। अब इसको चेक करो, क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, या क्या है केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं है तो इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करो। देखो यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, कार्बन इधर 1। सबसे पहले इस बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करो, कार्बन कितना है 1, इधर भी कार्बन 1। इधर ऑक्सीजन कितने बेटा, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, इधर भी ऑक्सीजन 2 + 1 3 है। और इधर हाइड्रोजन कितने बेटा, हाइड्रोजन इधर 4 है, और इस साइड में राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने बेटा, सिर्फ 2 है। तो मेरे को क्या करना है, अगर इस साइड में 2 लगा देता हूँ, अगर मैं इस साइड में राइट हैंड साइड में 2 लगा देता हूँ, तो मेरे पास में ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, बैलेंस हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 2, ये मैंने लगा दिया 2। तो अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। देखो कार्बन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन ये हो गया ऑक्सीजन 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 प्लस 2 + 2, यहाँ पे हो गया 4। तो इस ऑक्सीजन को बैलेंस करना, तो यहाँ मैं लगा देता हूँ 2। तो अब मेरे पास में ये केमिकल इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है। अब मैं क्या लिख देता हूँ, इसके नंबर ऑफ मोल्स लिख देता हूँ। ये देखो CH4 लिखा है, इसका मतलब एक ही मोलिक्यूल लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, मैं यहाँ क्या लिख दूँ, ये 1 मोल है, दिस इज द 1 मोल ऑफ CH4। ये ऑक्सीजन कितना बेटा, 2 मोल है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 1 मोल है। और H2O कितना है, जो हमें वाटर फाइंड करना है ना बेटा, वाटर वो कितना दे रखा है, 2 मोल दे रखा है, तो यहाँ पे लिख दिया 2 मोल। अब इसके क्या करेंगे, इसके मोलिकुलर मास फाइंड करेंगे। मोलिक्यूल का मोलिकुलर मास फाइंड करते हैं, एटम का एटॉमिक मास फाइंड करते हैं ग्राम के अंदर। तो इसका मास फाइंड कर लेते हैं। तो कार्बन का 12 + 1 × 4, तो इसका आ जाएगा बेटा 16 ग्राम। ठीक है, प्लस इसका कोई जरूरी नहीं है लिखना, हमें ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है, इसको लिखो तो आपकी इच्छा है, नहीं लिखो तो भी चलेगा। तो इसका हम लिख लेते हैं वैसे। तो 16 होता है एक का, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 2, और इसको आगे किससे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 32, ये हो गया 64 ग्राम। हमें कार्बन डाइऑक्साइड का पता होता है 44 ग्राम है, वैसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 12 × 1 + 16 × 1। तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 44 ग्राम। और H2O का कर लेते हैं, H2O जिसका हमें निकालना है, तो 1 × 2 + 16 × 1, ये ऐसे लिखो। और बड़े ब्रैकेट में क्या लिख दो, × 2 से इसको मल्टीप्लाई करवाना, ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई करवाना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 36 ग्राम। अब यहाँ पे हमें दो चीजों से मतलब है, एक तो CH4 से मतलब है, इससे मतलब है, और एक इससे मतलब है। हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि CH4 को बर्न करेंगे, CH4 को हम बर्न करेंगे, तो हमारे पास में CH4 हमने कितना लिया बेटा, 16 ग्राम CH4 को बर्न कर रहे हैं। ये जो CH4 है ना, ये 16 ग्राम है, ये देखो ये 16 ग्राम आ रही है, 16 ग्राम CH4 लिया। इसका मतलब हमने क्या लिया, 1 मोल मीथेन गैस लिए, इसको हम बर्न करवा रहे हैं, इसको मतलब इसका कंबस्शन करवाना है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्शन होता है, तो हमारे पास में क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ये वाटर हमें कितना मिला है, 36 ग्राम हमें क्या मिला है बेटा, वाटर मिला है। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस। तो वाटर कितना प्रोड्यूस होगा वो हमें पता करना है। तो देखो सामने दिख रहा है,
एक मीथेन गैस को अगर हम बर्न करेंगे तो हमारे पास में 36 ग्राम वाटर का मिल जाता है। तो इस केमिकल इक्वेशन को सिर्फ बैलेंस करने से और इसका मोलिकुलर मास फाइंड करने से हमारे पास में आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या है हमारे पास में, हमें फाइंड करना था बेटा अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस। तो अमाउंट कितना बना वाटर का 36 ग्राम। तो आंसर में क्या लिखना है, बाय कंबस्टन ऑफ, हम आंसर में लिख देंगे बाय कंबस्टन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन we get 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा? ओके तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। नया एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबस्टन। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, किसके, मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। क्या करना है, किससे हमें फाइंड करना है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन गैस को फाइंड करना है। कितने चाहिए मीथेन गैस के मॉलिक्यूल, कितने चाहिए हमें मीथेन गैस के मोल्स, मोल्स फाइंड करना है। क्या कर, ताकि हमें कितनी मिल सके बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल सके। तो उसके लिए हमें कितनी मीथेन गैस की रिक्वायरमेंट होगी। यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट के लिए हमें सबसे पहले क्या लिख देना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख देना है। तो यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन में यहाँ पे करके बता रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखेंगे। तो हमारे पास में क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन लिख देते हैं। तो केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, मीथेन गैस का फॉर्मूला CH4 प्लस कंबस्टन हो रहा है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा, या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, क्या मिलेगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है और साथ में क्या मिल रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, हमारे पास में सिर्फ 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए मीथेन गैस की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लो। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, बैलेंस करने से यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ लिख दो 2 और यहाँ पे लिख दो 2, तो ये केमिकल इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस। अब बैलेंस करने के बाद में हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बेटा, इसके हम क्या करने वाले हैं, नंबर ऑफ मोल्स देख लो। तो मीथेन गैस का कितने मोल है बेटा, मीथेन गैस का 1 मोल है, ये 1 मोल है। 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट with oxygen to form 1 mole of carbon dioxide gas। और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मतलब होता है 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अभी हमने किया था कैलकुलेट, ठीक है। अब हमें कितना चाहिए, 22 ग्राम रिक्वायरमेंट है हमारी, मतलब 22 ग्राम का मतलब हमें कितना चाहिए बेटा, हाफ मोल चाहिए। हमें सिर्फ हाफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, ठीक है। अगर हम 1 मोल मीथेन गैस को बर्न करेंगे तो मेरे पास में 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो मैं कितनी मीथेन गैस को बर्न करूं कि मेरे पास में हाफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड बने। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा बेटा, यूनिटरी मेथड से बताओ मेरे को। तो यूनिटरी मेथड से मैं बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है बेटा। अगर हाफ मोल चाहिए ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो मीथेन गैस का भी मुझे क्या लेना है, हाफ मोल लेना है। अगर यहाँ पे मैं 2 मोल ले लूंगा तो यहाँ पर भी मेरे को कितनी मिल जाएगी, 2 मोल गैस मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 10 मोल ले लेता हूँ, यहाँ पे मेरे को 10 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। यहाँ पे मैं 100 मोल ले लेता हूँ कार्बन मीथेन गैस के, तो मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड भी 100 मोल मिल जाएगी। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। 22 ग्राम का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्वांटिटी कितनी चाहिए मेरे को, सिर्फ हाफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हाफ मोल। जबकि 1 मोल मीथेन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, तो हाफ मोल मीथेन हाफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आ गया तो जल्दी से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ में बने रहिए। और आप देख रहे हैं मुझे केमिस्ट्री पाठशाला पे आपका ऑनलाइन वीडियो चैनल। अगर आप लोगों को ये पूछे यहाँ पे, अब अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। मॉडिफिकेशन ये कर देता हूँ कि यहाँ पे लिखा है
ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब मैं आपको पूछता हूँ कि मेरे को चाहिए 11.2 लीटर ऑफ CO2, 8 STP, then find the quantity of methane gas। मीथेन भी गैस होती है बेटा, CH4 है ना, ये गैस होती है। देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मीथेन गैस इन वॉल्यूम 8 STP। मतलब मुझे मीथेन गैस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनानी है। तो मीथेन गैस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने का तरीका क्या है? मीथेन गैस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने का तरीका है, मीथेन गैस को बर्न करो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करो। तो मुझे कितनी चाहिए बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए 11.2 लीटर चाहिए। तो कितनी मीथेन गैस की रिक्वायरमेंट होगी? 11.2 लीटर का मतलब होता है यहाँ पे हाफ मोल, मैंने बताया था बेटा। 22.4 लीटर का मतलब होता है 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस। तो 11.2 लीटर का मतलब क्या हो जाएगा? हाफ मोल। तो हाफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो हाफ मोल मुझे क्या चाहिए? मीथेन गैस भी चाहिए होगी। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर, समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड। तो आयरन का जो ऑक्साइड हमारे पास में बन रहा है वो क्या बन रहा है? Fe3O4, ये ऑक्साइड बन रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन में दे रखा है, वैसे आयरन का एक ऑक्साइड Fe2O3 भी होता है, इसीलिए आप लोगों को क्वेश्चन में पहले ही दे दिया कि जो ऑक्साइड बन रहा है ना बेटा, वो Fe3O4 टाइप का ऑक्साइड बन रहा है, Fe2O3 नहीं बन रहा है। समझ में आ गई बात? बाय द एक्शंस ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम ऑन इट, मतलब हमें कितने आयरन के मास की रिक्वायरमेंट होगी? कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, क्या तरीका है, हमें क्या फाइंड करना है? आयरन का मास फाइंड करना है। विच विल बी कन्वर्टेड इनटू, मतलब ये आयरन है ना, कन्वर्ट हो रहा है किसमें? आयरन ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब हमारे पास में रिएक्टेंट में क्या है बेटा? आयरन है। ये आयरन का फॉर्मूला Fe लिख दिया, ठीक है। अब रिएक्टेंट की साइड वाला भी, प्रोडक्ट की साइड वाला भी पहले लिख दो। कितना क्या बन रहा है? Fe3O4 बन रहा है, Fe3O4 ये बन रहा है। बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम ऑन इट, मतलब ये जो आयरन है ना, इसके ऊपर मैं रिएक्शंस करवा रहा हूँ कितनी? 18 ग्राम वाटर की रिएक्शंस करवा रहा हूँ। तो 18 ग्राम वाटर का मतलब होता है बेटा यहाँ पे 1 मोल। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे 1 मोल इसने क्वेश्चन में दे रखा है, थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, आपको समझना होगा ये क्वेश्चन को, ठीक है। अब इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दो। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन दे नहीं रखी है, तो हाइड्रोजन को हमें खुद से लगाना होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन को लगाना होगा, साथ में इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी करना होगा। तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई हमारे पास में। तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो केमिकल इक्वेशन के अंदर यहाँ पे क्या बेटा देखो, आयरन रिएक्ट करेगा स्टीम से, स्टीम का मतलब वाटर की वेपर, और वाटर वेपर का फॉर्मूला भी H2O ही होता है। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे आगे 3 लगा लेंगे, यहाँ पे आगे 4 लगा लेंगे, तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। साथ में हाइड्रोजन लगा देंगे, और हाइड्रोजन के कितने मोल मिलेंगे हमारे पास में? 4 मोल बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा बेटा? कितनी आयरन के मास की रिक्वायरमेंट होगी? इसका मतलब हमें ये फाइंड करना बेटा, आयरन का मास फाइंड करना है, कितना होगा? तो सबसे पहले 3 मोल दे रखा है, तो 3 मोल का आयरन का मास हम फाइंड कर लेंगे, 168 ग्राम। 3 मोल आयरन का मास होता है 168 ग्राम ऑफ आयरन। रिएक्ट करता है 4 मोल ऑफ वाटर से, तो वाटर का वॉल्यूम, वाटर का क्वांटिटी आ गई 72 ग्राम। वाटर से अगर रिएक्ट करता है तो Fe3O4 बनता है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है आयरन का मास, और वाटर की क्वांटिटी दे रखी है 18 ग्राम, ठीक है। तो ये दे दिया बेटा, हमें पता चल गया इसमें कि 72 ग्राम स्टीम अगर रिएक्ट करती है ना बेटा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि 72 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर जो है ना रिएक्ट करती है आयरन से, तो कितना आयरन, आयरन का कितना आयरन की रिक्वायरमेंट होती है? 168 ग्राम आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। 72 ग्राम वाटर को 168 ग्राम आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। तो 1 ग्राम अगर हम वाटर ले लेते हैं तो हमें कितने आयरन की रिक्वायरमेंट होगी? तो हम कैसे लिख देंगे बेटा? 168 डिवाइडेड बाई 72, ऐसे तो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे? हमें 18 ग्राम वाटर दे दिया है, तो 18 ग्राम वाटर दे दिया, तो मल्टीप्लाई बाई 18 कर देंगे। हम इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास में बोल आ जाएगी आयरन की क्वांटिटी 42 ग्राम ऑफ आयरन इज रिक्वायर्ड बाय दिस केमिकल इक्वेशन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 भी दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम कर लेते हैं बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 4 को हम कर लेते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है ये, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम, मतलब लाइम का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिक्वायर्ड टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ 50,000 लीटर्स ऑफ वेल वाटर। कुएं का पानी है जिसकी हार्डनेस, जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट करना है हमें। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने का तरीका है, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, स्लेकेट लाइम डाल दो। स्लेकेट लाइम आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, इसका फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये रहा, इसका फॉर्मूला ये, which has been found to be contain 1.62 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट पर 10 लीटर। 10 लीटर का जो 10 लीटर अगर पानी लेते हैं ना, कुएं का पानी, इस सैंपल में बताया है, उस पर्टिकुलर कुएं का 10 लीटर अगर मैं पानी लेता हूँ तो उसके अंदर 1.62 ग्राम क्या मिलेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिलता है। तो कितना अमाउंट में मुझे लाइम की रिक्वायरमेंट होगी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये पूरा इसका कैलकुलेशन दे रखा है। कैलकुलेशन को आप समझिए, इसको अच्छे से देखिए। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो मुझे चैट बॉक्स में जरूर से लिख के दीजिए कि सर ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया, मैं आपको सोल्व करके इसको बताऊंगा पूरे प्रोसेस है। तो इसका ये सॉल्यूशन दे रखा है बच्चों। तो सॉल्यूशंस को आप देखिए, इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। तो आज हमने स्टाइकोमेट्रिक और स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक यू हैव एंजॉयड द वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड में, और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज के वीडियो लेक्चर में आप इतना ही पढ़ने वाले हैं बच्चों।